हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप अजीतगढ़। मैं पुष्पेंद्र सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ डिटरमिनेंट, जो कि जिसको हिंदी में बोलते हैं सारणिक। ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमने आपका आव्यूह से रिलेटेड जो चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लिए थे। उसके आधार पे मेरे को लगता है आपने चैप्टर पूरा कर लिया होगा। ठीक है, अब आकर अपन नेक्स्ट चैप्टर चल रहे हैं जो कि सारणिक है, और इसमें सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं सारणिक को। ठीक है, सो सारणिक की परिभाषा की बात करते हैं। सबसे पहले परिभाषा कि सारणिक कहते किसे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रत्येक हर एक वर्ड, डेफिनेशन की जब बात आती है तो उसके लिए हर एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक वर्ग आव्यूह A इक्वल्स टू AIJ के संगत एक अद्वितीय संख्या AIJ का अस्तित्व होता है। जो कि आव्यूह A का सारणिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सारणिक कहलाता है, जिसे संकेत रूप में DET डॉट ऑफ A, जिसको हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A, क्योंकि सारणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिटरमिनेंट। तो इसको क्या पढ़ोगे? डिटरमिनेंट ऑफ A, या दो खड़ी लाइनों के बीच आव्यूह A को राइट करेंगे, तो जिसे संकेत रूप में से व्यक्त करते हैं या निर्दिष्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह A इक्वल्स टू AIJ के संगत एक अद्वितीय संख्या AIJ का अस्तित्व होता है। किसके संगत? वर्ग आव्यूह के संगत। ठीक है ना। तो जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो सारणिक होता है वो सदैव एक वर्ग आव्यूह के संगत होता है, चाहे वो किसी भी क्रम का हो। ठीक है, पर होना कैसा चाहिए? वर्ग आव्यूह होना चाहिए। तो सारणिक भी हमेशा क्या होगा? एक वर्ग आव्यूह के संगत होगा। तो इसमें वर्ग आव्यूह किसे कहते हो? वर्ग आव्यूह मैंने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि वह आव्यूह जिसमें पंक्तियों स्तंभों की संख्या समान हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह A इक्वल्स टू AIJ के संगत एक अद्वितीय संख्या AIJ। मतलब इस आव्यूह को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? सारणिक में। सारणिक और आव्यूह में डिफरेंस क्या होगा कि आव्यूह के अंदर हम कोष्टक यूज में लेते हैं, जबकि यहाँ पर दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में पूरा जो अरेंजमेंट था इसका आव्यूह का, उसको राइट कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? सारणिक बन जाता है उसका। तो हमने कहा कि प्रत्येक वर्ग आव्यूह A इक्वल्स टू AIJ के संगत एक अद्वितीय संख्या ये का अस्तित्व होता है, जो कि आव्यूह A का सारणिक कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आव्यूह A का सारणिक कहलाता है। और इसे संकेत रूप में किससे व्यक्त करेंगे? या तो इस प्रकार से व्यक्त करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ A रीड करेंगे इसको, और या फिर इसको भी डिटरमिनेंट ऑफ A। दोनों का मतलब ये है आव्यूह A का सारणिक। ठीक है, तो यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात थी, जो कि आव्यूह जो सारणिक होता है वो सदैव एक वर्ग आव्यूह के संगत होता है। ठीक है, अर्थात यदि आव्यूह A इक्वल्स टू AIJ एक n क्रम का, किस क्रम का भाई? n क्रम का वर्ग आव्यूह हो, तब डिटरमिनेंट ऑफ A क्या बनेगा भाई? डिटरमिनेंट ऑफ बनेगा इस प्रकार से A11 n क्रम का है भाई, तो इसमें n पंक्ति और n स्तंभ है, तो A11 A12 A13 so on A1J एंड so on A1N। क्यों भाई?
क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए, अपने को पहले स्टडी कर रखा है हमने कि जब किसी अवयव का निर्माण होता है तो उसके अंदर दो आवश्यकताएं होती है, उसका क्रम पता होना चाहिए और उसका अवयव परिभाषित होना चाहिए, अवयव परिभाषित होना चाहिए। या एन क्रम बता रखे हैं तो पंक्तियों की अधिकतम संख्या एन और स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी एन। तो यहाँ पर एनवा स्तंभ से आगे नहीं आ सकता, तो A1n, ठीक है। ये jth कॉलम हो रहा है इस प्रकार से, A21, A22, A23 एंड सो ऑन A2j, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या हो जाएगा J, ये वाला J, ठीक है, एंड A2n इसी क्रम में A31, A32, A33 एंड सो ऑन A और ये 3J और इसी क्रम में ये A3n और इसी क्रम में आगे चले हैं तो पंक्तियों की संख्या भी आपको पता है अधिकतम नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम IV पंक्ति की बात करते हैं, I1 पहली पंक्ति, IV पंक्ति है और पहला स्तंभ है, ठीक है ना। और यहाँ इसी क्रम में AI2, इसी क्रम में AI3 एंड सो ऑन और इसी क्रम में AIJ एंड सो ऑन, ये क्या हो जाएगा AIN। और लास्ट लाइन तुम्हें पता है कितना होना चाहिए, AN1, AN2, AN3 सो ऑन ANJ एंड लास्ट अवयव क्या आएगा ANN, n इंटू एन। थोड़ा देख लेना अच्छे से, ये AN1 है, AN2, AN3 सो ऑन ANJ और ये ANN, ठीक है। और n/n का क्या बन गया, ये सारणिक बन गया, ठीक है, क्योंकि ये किस अवयव का संगत था, n क्रम के वर्ग अवयव के संगत था। मतलब किसी भी क्रम का वर्ग अवयव है तो उसके संगत एक द्वितीय संख्या का अस्तित्व होता है जो कि उसका क्या कहलाती है, सारणी कहलाती है, ठीक है। अब बात आ रही है इनके मान वगैरह की, तो डिफरेंट सारणिकों की हम बात करेंगे। पहले से डेफिनेशन अच्छे से नोट कर लीजिएगा और ये फ्रेमवर्क अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे, जिसमें हम बात करते हैं कि जो भिन्न भिन्न क्रम के सारणिक होंगे उनके मान कैसे प्राप्त होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट्स की हम बात करेंगे। तो अवयव की परिभाषा, इसके सारणी की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि प्रत्येक वर्ग अवयव के संगत एक अद्वितीय संख्या का अस्तित्व होता है जो कि क्या कहलाता है, उस अवयव के संगत सारणी कहलाता है। तो इससे बात क्लियर हो जानी चाहिए कि सारणिक जो होता है वो हमेशा किससे संगत होता है, एक वर्ग अवयव के संगत होता है। अब बात करते हैं किसकी, अवयव के प्रकार, सारणी के प्रकार की बात कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट्स, परिभाषा की बात हो गई। टाइप्स ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है। इसमें पहला टाइप आता है आपका एक क्रम का सारणिक, और साथ साथ इनके मानों की बात भी करते चले जाएंगे। डिटरमिनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इसमें कहेंगे कि यदि A इक्वल्स टू AIJ एक क्रम का वर्ग अवयव हो, तब सारणिक A एक क्रम का सारणिक होगा जिसका मान सदैव सारणी का अवयव ही होगा। क्या होगा, सारणी का अवयव होगा। मतलब क्या हुआ भाई, दैट इज A इक्वल्स टू AIJ 1/1 ऑर्डर का है, तो इसके संगत जो डिटरमिनेंट बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा, A11 AIJ जो है इस प्रकार से, ठीक है, 1/1 का हो जाएगा। तो यही जो एलिमेंट है आपका AIJ वो आ जाएगा। या यूँ कहो कि अगर इसको हम A11 ले लेते हैं, A11 ही ले लेते हैं इसको, तो ये A11 बनेगा और रिजल्ट भी क्या आ जाएगा, A11 हो जाएगा। एग्जाम्पल्स और बात क्लियर हो जाएगी कि अगर एक अवयव हमने ले लिया जिसका एलिमेंट क्या है 2, एक ही एलिमेंट होगा 1/1 क्रम के अवयव में, 1/1, 1 गुणा 1, 1,
तो 1/1 क्रम का अवयव हो गया, तो इसके संगत सारणिक ए बनेगा, क्या बनेगा भाई, ये इस प्रकार से बनेगा, रिजल्ट क्या आएगा 2। तो कई बार क्या होता है, कई विद्यार्थियों, कई स्टूडेंट्स को क्या कन्फ्यूजन होता है कि सर ये जो है कहीं पर एक क्रम का जो सारणिक का जिसकी आप चर्चा कर रहे हो वो मॉडुलस तो नहीं है, मापांक तो नहीं है, कहीं मापांक है क्या, मापांक नहीं है साहब, ये क्या है, सारणिक है। तो इसका एग्जाम्पल, ये पहला एग्जाम्पल हो, तो सेकंड एग्जाम्पल में बात और क्लियर हो जाएगी कि अगर इसी स्थिति में अगर अवयव में एलिमेंट -2 होता तो फिर क्या हो जाएगा, सारणी में सीन ऐसा क्रिएट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -2 एलिमेंट आएगा। अब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जो एक क्रम का सारणिक है वो किसी हाल में मापांक नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये बात दिमाग में क्लियर रखिएगा, मापांक अलग बात है, सारणिक अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो ये दिमाग में क्लियर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक क्रम के सारणी का मान कैसे प्राप्त होगा, जो एलिमेंट होगा वही उसका रिजल्ट हो जाता है, वही उसका मान होता है, ठीक है, क्लियर। तो ये बात एक क्रम के सारणी की। अब बात करते हैं द्वितीय क्रम के सारणिक। भाई एक क्रम का सारणिक हो गया, क्लियर है। अब सेकंड टाइप ले लेते हैं। चलो सेकंड टाइप में लेते हैं द्वितीय क्रम का सारणिक। द्वितीय क्रम का सारणिक, क्रम का सारणिक, डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर, ओके, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर सेकंड या सेकंड ऑर्डर। चलो उसको देखो। तो इसमें हम कहते हैं प्रत्येक 2 क्रम के वर्ग आव्यूह A = Aij के संगत सारणिक, द्वितीय क्रम का सारणी कहलाता है। क्या कहलाता है, द्वितीय क्रम का सारणिक कहलाता है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर सेकंड ऑर्डर, ओके, क्लियर है। जिसका मान, अब बात आ रही है मान की, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। जिसका मान मुख्य विकर्ण, जिसको हम कहते हैं लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल पढ़ा था अपने, याद हो तो लास्ट चैप्टर में। मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल में से पश्चय विकर्ण, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑफ डायगोनल, भाई ऑफ डायगोनल के अवयवों के गुणनफल को घटाने से प्राप्त होता है। वैसे देखिए, प्रत्येक 2 क्रम के वर्ग आव्यूह A = Aij के संगत सारणिक द्वितीय क्रम का सारणिक कहलाता है, जिसका मान मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल में से पश्चय विकर्ण के अवयवों के गुणनफल को घटाने से प्राप्त होता है। समझ में आई बात। पहली बात तो द्वितीय क्रम सारणी क्या होगा, जो द्वितीय क्रम के वर्ग आव्यूह के संगत होगा। अब उसका मान कैसे प्राप्त होगा, तो उसको इस तरह से और समझिए, दैट इज यदि इफ A = A11, A12, A13, A21 and A22 be a matrix of order 2, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डेंस जो डिटरमिनेंट बनेगा वो क्या होगा, द्वितीय क्रम का सारणिक होगा, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर सेकंड, सो ये क्या बन जाएगा, A11, A12, A21, A22 बनेगा कि नहीं बनेगा भाई, पहले तो ये बात समझ जाओ, है कि नहीं, बन जाना चाहिए। अब बात आती है कि इसका मान कैसे प्राप्त हो। तो मान के लिए हमने क्या कहा है
कि जिसका मान मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल में से पश्चय विकर्ण के अवयवों के गुणनफल को घटाने से प्राप्त होगा। तो कई भाई कैसे करेंगे, मुख्य विकर्ण तुम्हें पता है ये वाला होता है, A22 है भाई, A22 है ना, हाँ बिल्कुल A22 है। तो ये क्या हो गया, ये मुख्य विकर्ण है। तो इन अवयवों को तो आपस में गुणा करेंगे और इन अवयवों को आपस में गुणा करेंगे। ये पश्चय विकर्ण है, बताया हुआ आपको वर्ग अवयव के अंदर। ये मुख्य विकर्ण अवयव होते हैं, ये पश्चय विकर्ण कहलाता है। ठीक है, तो मुख्य विकर्ण के अवयवों गुणनफल में से पश्चय विकर्ण के अवयवों को घटाना है, ये फिक्स है, ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं किसको किस में से घटा दो, नहीं फिर नेगेटिव साइन का चक्कर पड़ जाएगा भाई। तो मुख्य विकर्ण के अवयवों में से ही किसको घटाना है, पश्चय विकर्ण के गुणनफल में से को घटाना है। तो क्या हो जाएगा भाई, A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12। क्लियर। तो इससे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो सारणिक A का मान होगा। बात समझ में आई, मतलब इनको आपस में गुणा करेंगे और इस गुणनफल में से इस गुणनफल को क्या करना है, घटाना है। आई बात में, इसको इससे बढ़ाएंगे, इसको इससे बढ़ाएंगे, बीच में डिफरेंस लेंगे। क्लियर। तो एक दो एग्जाम्पल कर ले जैसे और क्लियर हो जाएगा, बिना एग्जाम्पल बात बचेगी नहीं तुम्हारे, ये मुझे पता है। ठीक है ना। तो देखो एग्जाम्पल देखो, इस पे एग्जाम्पल ले लिया भाई, एक मैट्रिक्स लिया हमने 2 3 4 3। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स लिया और इस मैट्रिक्स से करस्पोंडेंस डिटरमिनेंट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो क्या बनेगा भाई, डिटरमिनेंट 2 4 3 3। अब दिमाग में रहे कि डिफरेंस क्लियर रहना चाहिए कि ये आव्यूह है, क्योंकि ये किस में है, बड़े वाले कोष्टक में बंद है, ये दो स्ट्रेट लाइंस के मिडिल में राइट किया हुई व्यवस्था है। तो ये सारणी का ये क्या है, आव्यूह है। तो यहाँ इसका द्वितीय क्रम का है, द्वितीय क्रम के लिए हमने बताया कि मुख्य विकर्ण के अवयवों को आपस में बढ़ाओ, क्या रिजल्ट आएगा भाई, 6 2 3 6 2 3 6, और फिर 3 को 4 से बढ़ाओगे, बीच में माइनस साइन लेना है, अकॉर्डिंग द डेफिनेशन अंतर लेना है। ठीक है ना, परिभाषा अनुसार 3 चौक 12, कितना हो गया भाई, 6 माइनस 12 माइनस के 6। ये वैल्यू किसका हो गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू हो गया। आई बात समझ में, आई कि नहीं आई। और ले एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और ले लो भाई। ये सर काम नहीं चला, दोबारा बताओ। तो फिर देखो ये बी आव्यूह ले लेते हैं, 3 माइनस 2 4 और 3 काहे का, माइनस का। ठीक है, अब इसके संगत हमारे को इसका वैल्यू चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ बी का वैल्यू चाहिए, निकाल लेंगे भाई। तो पहले डिटरमिनेंट बनाओ, 3 माइनस 2 4 माइनस 3। ठीक है, अब क्या करना है, इन एलिमेंट्स को वैल्यू निकालने के मुख्य विकर्ण में आपस में गुणा करो। तो 3 गुणा माइनस 9 3, सो माइनस के 9, सूत्र वाला माइनस, अकॉर्डिंग डेफिनेशन तो मैं इसको हमेशा क्या बोलूंगा, सूत्र वाला माइनस। ठीक है, 4 दूनी 8, काहे का, माइनस का, क्योंकि ये चिन्ह तो किसकी वजह से है, परिभाषा अनुसार है, और ये किसकी वजह से है, एलिमेंट्स की वजह से है। तो 4 को -2 से गुणा करो तो -8, तो माइनस के 9 और माइनस माइनस प्लस के 8, मेरे ख्याल से इसका वैल्यू आ गया -1। आया कि नहीं आया भाई, ये डिटरमिनेंट भी है भाई। ठीक है, बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। इस प्रकार से किसी भी द्वितीय क्रम के आव्यूह के संगत बनने वाले द्वितीय क्रम के सारणी का मान प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आगे हम बात करेंगे इसकी। ठीक है, अभी के लिए यहीं पे कंप्लीट करते हैं। तो ये बात थी किसकी, द्वितीय क्रम के सारणी की बात थी। अब बात करते हैं आगे। 2 प्रकार हो गए, अब बात कर रहे हैं तीसरे टाइप की, और वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझना आप लोगों के लिए सख्त आवश्यक, मैंडेटरी, और अच्छे समझना जरूरी है भाई। और वो प्रैक्टिस से आएगा, अच्छे से देखना, बातों से नहीं आएगा, खाली काम करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तब आएगा। तो पहले तो बात करते हैं थर्ड टाइप की। तो थर्ड टाइप में कौन आ रहा है भाई, तृतीय क्रम का सारणिक। तृतीय क्रम का सारणिक, ये तीसरा टाइप हो गया। अब जैसा लास्ट 2 परिभाषाओं में आपने स्टडी किया है, इट इज द डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। ओके, डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर। सो इसके अंदर बात सेम परिभाषा वैसे ही कर लेंगे जैसे अभी लास्ट द्वितीय क्रम के आव्यूह को सारणी को परिभाषित किया है। क्या कहोगे, बोलो। प्रत्येक तृतीय क्रम के
वर्ग आव्यूह A इक्वल्स टू AIJ के संगत सारणिक क्या कहलाएगा भाई? तृतीय क्रम का सारणिक कहलाता है। तृतीय क्रम का सारणिक कहलाता है। अर्थात अभी यहाँ मान की बात हम थोड़ा आराम से करेंगे, थोड़ा वेट करो, थोड़ा इसको देख लो। ए आव्यूह तृतीय क्रम का है, ये हमने लिखा AIJ जो है वो 3/3 क्रम का एक आव्यूह है। तो आव्यूह क्या बनेगा भाई? बनाओगे तो A11 I का मान अधिकतम 3 होगा, J का मान अधिकतम 3 होगा, तो A11 A12 A13 3 ज़्यादा ले नहीं सकते J का मान। A21 A22 A23 A31 A32 A33। बात क्लियर है कि नहीं? तो ये तो आव्यूह हुआ। अब इसके संगत सारणिक की बात करें तो डिटरमिनेंट ऑफ A क्या हो जाएगा? बस इसी व्यवस्था को किस में करना होगा? दो खड़ी लाइनों के बीच, मतलब दो वर्टिकल जो स्ट्रेट लाइन्स उनके मिडिल में करते हैं। A11 A12 A13 A21 A22 A23 and it is A31 A32 and A33। that is the determinant of order 3 या थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट। ओके, तो ये बात हो गई, इसको हम कहते हैं तृतीय क्रम का सारणिक। ठीक है, अब बात आती है कि इसका मान कैसे प्राप्त किया जाए। क्या करें? इसका मान कैसे प्राप्त किया जाए? तो इसका मान प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी तृतीय क्रम के सारणी का मान प्राप्त करने के लिए हम लोग ये करते हैं कि उसका प्रसार करते हैं। क्या करते हैं? पहली बात प्रसार, एक नया वर्ड आया प्रसार, एक्सपेंशन। क्या करेंगे? एक्सपेंशन, एक्सपेंशन करेंगे। अब एक्सपेंशन कैसे? किसी भी पंक्ति के किसी भी स्तंभ के सापेक्ष हम प्रसार कर सकते हैं। हम तृतीय क्रम के सारणी का मान निकालने के लिए उसका प्रसार करते हैं। प्रसार सारणी की किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं, पर पहले हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हमें सारणी का प्रसार पहली पंक्ति के सापेक्ष करना हो, पहली पंक्ति बोले तो R1 के सापेक्ष करना हो, तो कैसे किया जाता है? ठीक है ना? तो प्रसार कैसे करते हैं भाई? सबसे पहले किसके सापेक्ष प्रसार कर रहे हैं? R1 के सापेक्ष प्रसार, R1 के सापेक्ष प्रसार, एक्सपेंशन अलोंग R1, ये सिखा रहे हैं आपको ना, एक्सपेंशन अलोंग R1। अब उसमें करते क्या है? अब स्टेप्स बता देता हूँ। पहला स्टेप जो होगा, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं? R1 के अवयवों को एकांतर क्रम में अल्टरनेट फॉर्म प्लस व माइनस चिन्ह अलॉट करते हैं या चिन्ह से अंगीकृत करते हैं, से चिन्ह लगाते हैं। शॉर्ट अपने सिंपल लैंग्वेज लगाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? R1 के अवयवों को एकांतर क्रम में प्लस माइनस चिन्ह लगाएंगे। ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस। इस वाले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्लस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आगे उसको वैसे क्यों कर रहे हैं क्या चीज़ बता दी जाएगी, एक बार स्टार्टिंग में ऐसे समझ लो। उसके बाद क्या करते हैं? R1 के अवयवों को उन सारणिकों से गुणा करते हैं, गुणा करके जोड़ते हैं, जो उस पंक्ति व स्तंभ का त्याग करने पर
प्राप्त होती है जिनमें R1 के अवयव स्थित है। मतलब क्या है, अब इन अवयवों क्या करेंगे, सारणिकों से गुणा करेंगे, उन सारणिकों से गुणा करेंगे जो इन अवयवों, ये अवयव जिस पंक्ति स्तंभ में उनका छोड़ने पर, उनका त्याग करने पर जो सारणिक प्राप्त होंगी उनसे गुणा करके क्या करेंगे, योग करेंगे। और योग जो आएगा जोड़ने पर, प्राप्त होने वाला योग, होने वाला योग सारणी का मान होगा, ये प्रक्रिया अपनाएंगे। फिलहाल हम बात किस सापेक्ष कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार करते टाइम की बात कर रहे हैं, R1 के सापेक्ष प्रसार। ठीक है, तो प्लस माइनस चिन्ह नोट कर ही दिए। अब क्या करेंगे, A11 कौन सी पंक्ति कौन स्तंभ में है, पहली पंक्ति में, पहले स्तंभ में है, तो इसको छोड़ दो। क्या बचेगा, ये वाला सारणिक बचेगा जिसमें 4 एलिमेंट है और कितने क्रम का होगा, द्वितीय क्रम का सारणिक होगा। तो आराम से क्या लिखोगे, इसी अवयव डिटरमिनेंट ए को क्या लिखेंगे भाई, देखो ध्यान से, A11 प्लस का चिन्ह लगा हुआ है तो प्लस का चिन्ह है, और इसको गुणा किससे करेंगे, उस सारणिक से जिसको जो R1 और C1 को छोड़ने में मिलती है, कि पहले स्तंभ का, पहली तो पंक्ति का अवयव है ये, और पहले स्तंभ का तुमको छोड़ दो, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में है एलिमेंट उस अवयव के लिए सारणिक प्राप्त करने के लिए उनको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं। तो इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, क्या बचा, A22 एंड A23, A32 एंड A33। ठीक है, इसी क्रम में अगला एलिमेंट लो, -A12, अगर ये पहले से नेगेटिव होता तो माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस, पर फिलहाल क्या लिखेंगे, -A12, जो भी आएगा वो देखा जाएगा। अब ये कौन सी पंक्ति में है, पहली तो पंक्ति में और दूसरे स्तंभ में है, तो दोनों को छोड़ दो, पहली पंक्ति छोड़ दी, दूसरा स्तंभ छोड़ दिया, कौन कौन बच गया, A21, A23, A31, A33, इसी व्यवस्था में लिख दो, A21, A23, A31 एंड A33। ठीक है, इसी प्रकार से अगले अवयव को लो, A13 के लिए प्लस A13 है। अब A13 कौन सी पंक्ति कौन स्तंभ में है, पहली तो पंक्ति का अवयव है, तृतीय स्तंभ का है, तो दोनों को छोड़ दो, पहली पंक्ति छोड़ दी, तीसरा स्तंभ छोड़ दिया, कौन बचा, A21, A22, A31 एंड A32। तो इनको लिख लो, A21, A22, A31 एंड A32। क्लियर। अब आपको पता होना चाहिए कि हमने ये द्वितीय क्रम में सारणिक है, इनके मान निकालना जान चुके पहले ही, तो उनके अकॉर्डिंग हम इनको आराम से इनके मान प्राप्त कर सकते हैं ना। लास्ट अभी जस्ट इससे पहले वाला पॉइंट स्टडी किया है, इसको इससे गुणा कर लेंगे, इसको इससे गुणा कर लेंगे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, इसको इससे, बीच में सूत्र वाला माइनस लेना है। तो क्या बन जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू क्या बनेगा भाई, ये बना A11 तो मल्टीपल में है हमारे पास, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर दो, A22 एंड A33 माइनस सूत्र वाला A32 एंड A23। क्यों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, A12, यहाँ पे A21 को A33 से मल्टीप्लाई कर दो, A21 A33 माइनस सूत्र वाला A31 मल्टीप्लाई A23, तो A31 इंटू A23। ठीक है, और प्लस A13 इसको मल्टीप्लाई करो, A21 इंटू A21 को इससे मल्टीप्लाई करो A32 से, और बीच में सूत्र वाला माइनस, और A31 को मल्टीप्लाई करके इससे A22 से, और इस प्रकार से हमें सारणी ए का मान प्राप्त हो जाएगा। कब, जब हम इसको R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे। ठीक है, तो ये बात थी। अब एक एग्जाम्पल लेंगे तो और चीज़ क्लियर हो जाएगी। तो खाली एक रूपरेखा तैयार हुई है आपके फ्रंट में। ठीक है, तो इसको आराम से तैयार करिए। मैं लिख दिया है, बकायदा लिखने की जरूरत नहीं थी, पर फिर मैंने लिख दिया है अपने शब्दों के अंदर, टूटी फूटी लैंग्वेज में, तो आप आराम से इसको राइट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद हम एग्जाम्पल्स लेते हैं तो अच्छे समझ में आ जाएगा। अब दूसरी बात ध्यान रखिए, ये तो सिर्फ हमने किस सापेक्ष प्रसार करना सीखा है, R1 के सापेक्ष प्रसार किया है। इसी प्रकार से हम इस सारणी का प्रसार किसी पंक्ति व किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो प्लस माइनस चिन्ह होता है वो किसके अनुसार आता है, तो ये जो चिन्ह होता है वो हम लेते हैं -1 की पावर i प्लस j से। इसके आधार पर निर्धारित करते हैं, -1 टू दी पावर i प्लस j। ठीक है, तो जैसे ये A11 है तो इसमें प्लस साइन क्यों आया भाई, या i का मान 1 है, j का मान 1 है, 1 और 1 कितना हो गया 2, 2 कैसे संख्या है, सम या विषम,
सम है, इवन नंबर है, तो इसको हल करो तो प्लस का मान आएगा कि नहीं आएगा, तो ये प्लस का चिन्ह है। ये a1 2 है, a1 2 है तो i का मान 1 है, j का मान 2 है कि नहीं, i का मान 2 है, i का मान 1 है, j का मान 2 है, दोनों को जोड़ो 1 + 2 3, विषमघात तो माइनस बनेगा, तो इसलिए नेगेटिव साइन लगा दिया इसके ऊपर। a1 3 की बात है तो a1 3 में ऐसे ही सेट करोगे तो i का मान 1, j का मान 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 क्या है सम संख्या तो प्लस का 1 बनेगा, तो प्लस का चिन्ह। आई बात समझ। अब इसी क्रम में अगर हम प्रसार किसके सापेक्ष कर रहे होते, C1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे होते, किस सापेक्ष प्रसार कर रहे होते, C1 के सापेक्ष, तो फिर ये जो चिन्ह लोड होते हैं वो सिर्फ किसके अवयवों को होते हैं, C1 के अवयवों को होंगे सिर्फ। अब C1 के अवयव होंगे तो फिर यहाँ से अलॉट करो, ये प्लस का चिन्ह आएगा, ये कहाँ का आएगा माइनस का और ये प्लस का। इससे भी चेक कर सकते हो, ये दो एकांतर क्रम में आएगा, ये प्लस वाला तो पास वाला नेगेटिव ही होगा 100%, और नेगेटिव के पास वाला प्लस वाला ही होगा, तो वैसे भी चेक कर लो, इससे सूत्र से भी चेक कर लो। ये तो 1 1 चेक हो ही चुका है। A21 के केस में 2 + 1 कितना 3 की संख्या है, विषम है तो -1 तो माइनस का चिन्ह। A31 के केस के अंदर 3 + 1 कितना 4 कैसी घात हो गई, सम है तो प्लस का 1 तो प्लस का चिन्ह। बात समझ में आई। तो इस प्रकार से चिन्ह को तो हम डायरेक्टली यहाँ रखते हैं, यहाँ स्टार्ट करते हैं, ये पॉजिटिव होता है, एकांतर क्रम में अल्टरनेट फॉर्म में प्लस माइनस चिन्ह लोड कर लेते हैं, तो प्लस माइनस प्लस ऑटोमेटिक सेट हो जाता है। अब इसी के केस में अगर इस वाले कॉलम की बात करें, C2 के साथ प्रसार करोगे या R2 के साथ प्रसार करो, तो C2 के साथ प्रसार करो तो क्या होगा, ये माइनस का आएगा, तो ये कहाँ का है प्लस का आएगा, और ये माइनस का आएगा। चेक कर लो, ये 2 + 2 4 समघात प्लस का बनेगा 100%। A32 विषमघात बनेगी तो माइनस का आएगा, वैसे ही माइनस का है, माइनस प्लस माइनस। अगर R2 के साथ प्रसार करेंगे तो R3 के साथ करो तो ये प्लस ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो हम सारणी का प्रसार किसी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं, जैसे हमने अभी R1 के सापेक्ष प्रसार किया है। प्रक्रिया यही रहेगी, बस R1 की जगह C1 हो जाएगा, सिस्टम वही बना रहेगा। अभी एग्जाम्पल्स और क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं इस पे बेस्ड। तृतीय क्रम की सारणी की बात कर लेते हैं, तो उसको देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक आव्यूह सारणी के लिए A, ये है आपका 1 2 3 4 3 -3 -2 -1 और ये 0 और 1, ये 5 ले लिया। ये क्या है भाई, सारणिक है, साफ दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, ठीक है, सारणिक है। डिटरमिनेंट ऑफ A, अब इसका मान याद करना है। डिटरमिनेंट सारणी का मतलब ही क्या होता है, मान, ये एक मान है, जबकि आपको पता होना चाहिए आव्यूह क्या होती है, व्यवस्था होती है। कुछ अभी डिफरेंस की बात भी करेंगे हम कि आव्यूह सारणी में अंतर क्या है, तो फिलहाल इसकी बात करें, साफ दिख रहा है सारणिक है। अभी तो हम इसकी चर्चा करेंगे तृतीय क्रम का सारणी का मान कैसे प्राप्त किया जाए। तो इसके लिए देखो क्या करोगे, सबसे पहले अभी फिलहाल R1 के सापेक्ष की बात कर लेते हैं। मैं R1 के साथ प्रसार कर रहा हूँ, तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, आप लिख सकते हो R1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो R1 के सापेक्ष प्रसार कर रहे हो तो फिर क्या होगा भाई, चिन्ह लोड करने पड़ेंगे। तो चिन्ह एकांतर क्रम वैसे ही प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। तो फिर क्या होगा, प्लस एलिमेंट लिख दिया R1 का पहला, अब R1 का अवयव लिख दिया, फिर क्या करोगे, जिस पंक्ति जिस स्तंभ में अवयव उसको छोड़ दो, इस पहली पंक्ति में इसको छोड़ दो, पहले स्तंभ में इसको छोड़ दो, कौन बच गया -3 -2 0 5, तो -3 -2 0 5, ठीक है। ये 3 क्रम का सारणिक है, तो इसका जो इस प्रकार छोड़ के बनाएगा तो एक कम क्रम का ही आएगा, 2/2 का ही आएगा। तो 2/2 का सारणिक का मान हम आसानी से याद कर सकते हैं। ये -2, तो -2 कौन, ये जो 2 है वो कहाँ पे कर रहा है, पहली पंक्ति में है और द्वितीय स्तंभ में है, ठीक है। तो R1 और C2 को छोड़ दो, बचेगा कौन, 4 -2 -1 5, तो 4 -2 -1 और 5, ठीक है। इसी क्रम में प्लस का 3 ले लें, तो प्लस का 3 में क्या होगा, पहली पंक्ति जाएगी, तीसरा स्तंभ जाएगा, क्योंकि इन दोनों में स्थित है। बचेगा कौन, 4 -3 -1 0, तो 4 -3 -1 और 0। कोई डाउट है। अब इसका मान निकालना तुम्हें सिखा रखा है, द्वितीय क्रम में सारणिक है, सबके मान निकालने क्या करें, मुख्य विकर्ण के अवयवों के गुणनफल में से पश्च विकर्ण के अवयवों के गुणनफल को घटा देंगे। तो कितना हो जाएगा, -3 को -5 से गुणा करें, 0 को इससे बढ़ाएंगे, 4 को 5 से बढ़ाएंगे, -1 को -2 से बढ़ाएंगे, 4 को 0 से, -1 को -3 से, ठीक है। तो देखो ये तो 1 है, यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स मंजिले को स्टोकाम लेते हैं, -3 को 5 से गुणा -के 15 है, ठीक है। और माइनस सूत्र वाला माइनस, ठीक है ना, 0 × -2 कितना आएगा, 0 आएगा कि नहीं आएगा। इसी क्रम में -2 ऐसे चल रहा है,
4 पंजे 20, सूत्र वाला माइनस, -1 को -2 से गुणोगे तो कितना आया गुणा करने पर, +2। ठीक है, इसी क्रम +3 एज इट इज, 4 को 0 से बढ़ाओगे 0, कल्याण, और माइनस सूत्र वाला, और फिर ये -1 को -3 से करोगे तो +3। ठीक है, तो ये प्रोसेस था। अब देखिए इसको, यहां पर क्या हो गया, -15 है कि नहीं, चलो बराबर चल रहा है, चलने दो, डिटरमिनेंट ऑफ एक ही बात हो रही है, तो माइनस बाहर माइनस है, ये प्लस का 1 है भाई, है कि नहीं, तो -15, कैलकुलेशन ध्यान से करना है। 20 - 2 कितना आएगा, भाई -2, और ये कितना है अंदर 18 है प्लस के, और प्लस के 3, और ये अंदर कितना है -3, सो भाई कितना हो गया, -15 है, 18 दूनी 36, है कि नहीं, और -9, ये तो सारे नेगेटिव हो गए, जो भी है आने दो, कितना हो गया, -36 और 15 51, ठीक है, और 9 60, काहे का, माइनस का भाई, क्लियर, अरे क्लियर है कि नहीं। तो ये बात हुई, ये था डिटरमिनेंट एक की वैल्यू। इस प्रकार से हमने किस सापेक्ष पता करके मान निकाला इसका, R1 के सापेक्ष। अब बात करें सर, अगर हम क्या किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ के सापेक्ष निकालें तब भी यही मान आएगा, बिल्कुल यही मान आएगा। आप इस सारणी का प्रसार किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के सापेक्ष कर लो, मान जो आएंगे वो समान आएंगे, कभी अलग मान नहीं आएगा। अलग मान आने का मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत है, ये प्रोसेस जो यूज़ लिया वो गलत है। तो अब इसी सारणी को मैं क्या करता हूँ, आपको C1 के सापेक्ष प्रसार करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब इसी सारणी को हम C1 के सापेक्ष प्रसार करके दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या करना होगा, C1 के सापेक्ष सेकंड स्थिति में क्या लिखोगे, C1 के सापेक्ष प्रसार से। ठीक है, तो इसमें क्या करोगे, प्लस C1 के साथ प्रसार करोगे तो अब C1 के अवयवों को चिन्ह आउट करने पड़ेंगे, तो प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, वही तरीका एकांतर क्रम से। सो यहाँ पर फिर वही बात, तरीका वही रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू की बात करेंगे तो 1। अब 1 कौन सी पंक्ति है, पहली पंक्ति पहले स्तंभ में है तो उसको छोड़ देंगे, तो फिर कौन कौन बचेगा, हमारे बचेगा -3 -2 0 और 5। ठीक है, और इसी क्रम में -4 की बात करेंगे तो -4 कौन सी पंक्ति कौन स्तंभ में है, द्वितीय तो पंक्ति में है, पहले स्तंभ में है, तो छोड़ दो, तो कौन बचेगा भाई, ये बचेगा तो 2 3 और ये 0 5। ठीक है, और इसी क्रम में यहाँ पर प्लस, और ये अगर चाहो तो यूँ राइट कर लो, चाहे डायरेक्ट -1 राइट कर लो। अब इसके -1 का केस में क्या करोगे, किसको छोड़ोगे, पहले तो स्तंभ को छोड़ोगे और तृतीय पंक्ति को छोड़ोगे, तो कौन कौन बचेगा, हमारे बचेगा 2 3 ये दोनों, और -3 और -2। ठीक है, अब इनका हल करना तुम्हें आता ही है, इसको इससे बढ़ाओगे, इसको इससे बढ़ाओगे, इसको इससे और इसको इससे। चिन्हों को थोड़ा ध्यान रखना, जल्दबाजी को मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो +1 एज इट इज़, -3 को 5 से गुणा करो, -15, 0 को -2 से गुणा करो, सूत्र वाला माइनस बीच में आना ही है 0। ठीक है, -4 ऐसे कैसे, और 2 को 5 से बढ़ाओ, 5 दूनी 10, सूत्र वाला माइनस, और 0 को 3 से बढ़ाओगे, बोलो 0। ठीक है, और माइनस प्लस -1 हो जाएगा, 2 को -2 से करोगे -4, सूत्र वाला माइनस, -3 को 3 से करोगे -9। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो अब क्या हुआ भाई, यहाँ पर -15 0, ये कितना रह गया 15 माइनस के। ठीक है, ये 1 बाहर है, -4 यहाँ 10 रह गया क्योंकि ये तो 0 है, यहाँ पर +-1 है। ठीक है, यहाँ माइनस का 4 है, माइनस प्लस के 9 बढ़ जाएंगे, तो प्लस का 9 माइनस का 4, बोलो कितने बचेंगे, प्लस के 5। कोई डाउट? तो इस प्रकार से हमारे पास ये -15 रह गए, -40 हो जाएंगे, -5, -15, -5 20, 20 -40, -60 आई वही वैल्यू। तो इस प्रकार से किसी भी सारणी को हम किसी भी पंक्ति किसी भी स्तंभ के साथ प्रसार कर सकते हैं। जब भी किसी भी पंक्ति किसी स्तंभ के साथ प्रसार करो तो मान हमेशा समान आएगा, अलग नहीं आएगा। सारणी का मान तो अद्वितीय होगा, जो भी आएगा वो एक ही होगा, अलग से किसी कैसे भी उसको फाइंड आउट करो आप लोग। ठीक है, तो ये बात थी इसकी, क्लियर। अब इससे आगे की बात हम करेंगे, क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे चर्चा करेंगे, इसे बेस और एग्जांपल्स करेंगे, आपको और क्लियर करेंगे। अब तो सिर्फ एक एग्जांपल लिया है तृतीय क्रम सारणी के मान ज्ञात करने में, और इसका एक नेक्स्ट पॉइंट सारस डायग्राम की बात करेंगे, नया पॉइंट डिस्कस करेंगे, जिसमें शॉर्ट ट्रिक्स के जरिए हम इसका तृतीय क्रम सारणी का मान निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आपको इतनी बात मेरे को लगता है समझ में आई होगी। इसको अच्छे से स्टडी करिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। बेस्ट ऑफ लक। ओके।